नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में मैंने आपको कई बार बता दिया है, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। हिंदी में मैं ग्रामर और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों पढ़ाऊँगी आपको। जिनको मेरी वीडियो पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी क्रम में मैंने आज इससे पहले वीडियो में मैंने संधि शुरू किया था और संधि के मैंने स्वर संधि आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि आपको पढ़ा ली थी और यण संधि और अयात संधि में आज कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है ज्ञान संधि। ज्ञान संधि कहते हैं जब शब्दों के बीच में, जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले इसको देख लें ताकि आपको इससे पहले स्वर संधि के भेदों में जो हमने वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ाई है उसका पता चल जाए, तभी आप आगे बढ़ना। तो यण संधि जब किसी भी शब्द के बीच में आपको यो, रो, लो, वो आवे, मतलब कोई शब्द दिया हो और पूछा गया हो कि इसमें कौन सी संधि है। अगर किसी शब्द के बीच में यो है, रो है या वो है आए और उसका एक तोड़ने पे दो अलग अलग शब्द बन जाएं तो आप समझ जाना कि ये यण संधि है। ई को यणच, ई का यो हो जाना, ई का यो हो जाना इसका सूत्र होता है। ई को यणच, तो सूत्र पे हम नहीं जाएंगे, वो तो संस्कृत में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल से उसमें समझ जाएं। यदि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आवे, पहले ई उ और री है और इसके बाद कोई भी स्वर आवे तो ई का यो, ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ई का यो बन जाता है, उ का वो और री का रो हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ई के बाद कोई भी स्वर आवे तो ई का यो, ई का क्या हो जाएगा, यो। ई के बाद कोई भी स्वर तो यो हो जाएगा। उ के बाद कोई भी स्वर प्लस स्वर तो उ का वो हो जाएगा और री के बाद कोई भी स्वर आवे तो री का रो हो जाएगा। जैसे इति, अति, धन, अधिक, तो में किसकी मात्रा है, ई सीधी ई नहीं आएगी, ई की मात्रा भी लगी हो तो उसको ई ही पढ़ेंगे। जैसे अति, धन, अधिक, तो में ई की मात्रा है तो ई के बाद कोई भी स्वर आवे, कोई भी माने ओ आया तो ई का क्या, इसका क्या बन गया, यो, अत्यधिक हो गया। ई का यो बन गया, अत्यधिक हो गया। तो ई का यो हो गया, उ का वो हो जाएगा। कैसे, स्वागतम, तो स्वागतम को हम अलग अलग करेंगे तो स्वाधन आगतम नहीं करेंगे, सुधन आगतम करेंगे। तो सु में उ आ गई और उ के बाद आ आया तो उसका हो जाएगा वो, उ का वो। ई का यो हो जाएगा, उ का वो हो जाएगा तो स्वागतम हो गया। उपरिधन उक्त, री, ई के बाद कोई भी स्वर आवे, ई का क्या हो गया, ई के बाद क्या आया, उ आया तो ऊपर युक्त यो हो गया है। मातृ, धन, इच्छा, मातृ, त्रो, री के बाद क्या बोला था हमने, री के बाद अगर कोई भी स्वर आवे तो ई का री का रो हो जाएगा तो मातृ री हो गई और इसके बाद ई आए तो मातृछा, ये क्या हो गया, रो की मात्रा त्रो में लगा दी तो मातृछा। कहने का मतलब यह है किसी भी शब्द के बीच में अगर यो, रो, वो मतलब त्रो वाले शब्द आए, रो की जगह आप त्रो भी ले सकते हैं, आवे तो वह यण संधि होगी। वहाँ आप समझ जाना कि वहाँ यण संधि होगी। और अलग अलग करने हैं तो अत्यधिक, अत्यधिक को हमने अलग करना है तो अत्यधन अधिक थोड़ी ना हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। अति धन अधिक, अत्यधिक, हमने ये समझना है कि यो है यहाँ तो यो को हमने तो में ई में कन्वर्ट करना। अगर शब्द कई बार ये आते हैं कि अत्यधिक को
विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद कैसे करेंगे, संधि का मतलब तो जोड़ना हो गया और विच्छेद में अलग अलग, तो कैसे करेंगे, तो अत्य धन अधिक नहीं लिखेंगे ना, अति धन क्या हो जाएगा, अति धन अधिक। तो हमें वहाँ पता हो जाना चाहिए कि यो को ती में करना है, तो अति धन अधिक। स्वागतम को अलग अलग किए, ज़्यादातर परीक्षाओं में स्वागतम आया होता है और इसको क्या करने के लिए आया होता है, विच्छेद करने के लिए। तो सारे लिखते हैं स्वधन आगतम। स्वधन आगतम नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में क्या आया, वो आया है और वो किसके बना है, ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वो मैंने याण संधि, तो यहाँ हमने ऊ में कैसे करना है, अब वो पे थोड़ी ना ऊ लगाएंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो हो जाएगा सुधन, सुधन आगतम, तो स्वागतम, तब जाके ये स्वागतम हो जाएगा। तो हमारा विच्छेद भी सही से हो जाएगा। अब देखो जैसे स्वच्छ, स्वच्छ शब्द पूछा गया है और पूछा गया है इसमें कौन सी संधि है, तो आपने समझ गया कि बीच में वो आया है, स्वधन अच्छ हो गया तो स्वच्छ, बीच में वो आया है तो याण संधि। इत्यादि, इत्यादि शब्द पूछा जाता है ज़्यादातर, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि, इत्यादि, ती धन ओ बराबर यो हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा यो। हमने अब उस टाइम अगर दिमाग में चले तो ये देखना है कि इसमें यो आया है तो ई को यणिच, ई को यो हो जाना है, ई को यणिच सूत्र के अनुसार ई को यो हो जाना है। तो यो बीच में आया है, वो आया है, यो आया है और रो आया है, त्रा, त्रा और रो की मात्रा लगी हुई है, त्रो आया है, तो हम ये क्या हो जाएगा, याण संधि हो जाएगी। अगला होगा हमारा अयादि संधि। अयादि संधि वैसे तो ज़्यादातर संस्कृत में पूछी जाती है, हिंदी में ये रूढ़ हो जाती है, हिंदी में इसकी गिनती रूढ़ हो जाती है। तो पर फिर भी हम इसको उसके लिए कई बारी इसके बीच में से भी आ ही जाते हैं, कोई ना कोई शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ए आई ओ औ के पश्चात, ध्यान से पढ़ना है, ए आई और ओ औ, केवल ए आई ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर, मतलब ए आई नहीं आना चाहिए, ओ औ नहीं आना चाहिए, ए आई और ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भी स्वर आवे तो ए आई का आई और ओ औ का औ आओ हो जाएगा। कैसे, ए आई प्लस कोई भी स्वर, ए आई प्लस कोई भी स्वर आ जाए, ओ आ आए, ई आए, ऊ आए, कोई भी स्वर आए, केवल ए आई के बाद ए आई नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आई आई। और ओ आओ के बाद ए आई और ओ आओ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उसका हो जाएगा आओ आओ। कैसे हो जाएगा, जैसे ने धन अनम, ने धन अन, तो ने में ए की मात्रा लगी हुई है, ने में ए की मात्रा लगी हुई है, मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका पता चले ने ए और ओ, ए के बाद क्या आया, ओ आया, तो नाई आई, नाई, नयन, आई हो जाएगा नयन। तब ये नेम से आई की मात्रा हट जाएगी और ये ओ में क्या हो जाएगा, ये आई उच्चारण हो जाएगा, तो नयन। नाई धन अको, नाई धन अको, तो आई की मात्रा, आई के बाद क्या आया, ओ आया, कोई भी स्वर आया तो नायको, आई आ गया, नाई, नायको हो जाएगा। अब देखो पो धन अन, पो ओ के बाद कोई भी स्वर तो आओ, तो पो धन अन, ओ आया तो पवन, आओ, पव, पव, आओ, पवन हो गया। अब अगला देखो औ धन अको, पौ धन अको, पौ में औ की मात्रा, ओ का ओ हो गया, प्लस आओ, पावको। तो नयन, नायक, पवन, पावक ऐसे शब्द आए तो सीधे अयादि संधि। अब इसको आसान करने के लिए बीच में आई आई औ आओ आवे तो समझ लो कि वहाँ क्या है, अयादि संधि है, वहाँ अयाद संधि है। अयाद संधि का प्रयोग वैसे संस्कृत में होता है और हिंदी में इसकी गिनती रूढ़ हो जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो स्वर संधि आज कंप्लीट हो गई है। जिसकी समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। अब अगला है, इसको थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट करके ऐसे देख लें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो और इस तरह नोट भी कर सकते हो। ये याद रखने के लिए आसान तरीका है कि ओ ई
ऊ के प्लस आ ई ऊ, तो उसी का सवर्णी स्वर। सवर्णी मतलब मैंने बताया था आपको, उसके समान वर्ण वाला। अगर ऐसी मात्रा आ मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ मात्रा वाले शब्द अगर बीच में आते हैं तो वो दीर्घ संधि। ओ आ ई के का हो जाएगा ओ आ प्लस ई। ओ आ के बाद अगर ई आवे तो उसका ए हो जाएगा या ऐसी मात्रा लगी होगी। ओ आ के बाद ऊ आवे तो उसका ओ हो जाएगा। ओ आ के बाद री आवे तो अर हो जाएगा और वहाँ हो जाएगी गुण संधि। जहाँ बीच में ए ओ और अर वाले शब्द आवे तो वहाँ गुण संधि हो जाएगी। अगला है ओ आ के बाद अगर ए आई आवे तो चाहे ए आए चाहे ओ आई आए, ओ आगे ओ आ वाले शब्द हों और पीछे ए चाहे आई आवे तो उसका आई ही होगा। और ओ आ के बाद ओ आओ आवे तो उसका आओ ही होगा। माना ए की मात्रा और आई की मात्रा वाले शब्द आए तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। वैसे ही ई ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आवे, इनको छोड़ करके कोई भी स्वर ई ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आवे तो ई का यो हो जाएगा, ऊ का वो हो जाएगा और री का रो हो जाएगा और वहाँ हो जाएगी यान संधि। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आवे, सिर्फ ये नहीं आनी चाहिए, इनको छोड़ करके कोई भी स्वर आवे तो ए आई का आई आओ आओ हो जाएगा और वहाँ हो जाएगी अयादि संधि। और आसान करने के लिए बीच में वर्ण अगर दीर्घ संधि के बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जैसे आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा वाले शब्द आए गुण संधि, ए और ओ, ऐसी मात्रा और ऐसी मात्रा और अर वाले शब्द आए तो वह गुण संधि की पहचान हो जाएगी। वृद्धि संधि, वृद्धि कैसी देखो, आई या आओ आवे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण संधि में यो वो रो वाले शब्द आए या त्रो, ऐसे त्रो वाले शब्द आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। और आई आओ वाले शब्द आए तो वहाँ अयादि संधि हो जाएगी। बस ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको नोट कर लेना और इस हिसाब से अगर याद रखोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब अगला है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को कैसे पहचानोगे, व्यंजन के बाद कोई भी अगर आगे व्यंजन हो और फिर व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आवे या व्यंजन आवे तो उसका व्यंजन ही होगा। कैसे, जैसे व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन तो व्यंजन ही होगा। जैसे वाक, अब व्यंजन को कैसे पहचानोगे, जो व्यंजन शब्द होते हैं, जैसे अगर हमने क लिखा है तो ये व्यंजन नहीं है क्योंकि इसमें स्वर लगा हुआ है, इसमें स्वर लगा हुआ है। अगर केवल क लिखा तो ये क्या हो जाएगा, क, इसमें स्वर लगा हुआ है। लेकिन हमने इस क को हलंत कर दिया, अब इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है कि क्या हो जाएगा, व्यंजन। तो तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। जैसे वाक, वाक को हलंत किया हुआ है तो ये स्वर नहीं बल्कि क्या है, व्यंजन है। तो स्वर के बाद क्या है, ये व्यंजन के बाद क्या है, ईस, वाक धन ईस, तो व्यंजन के बाद स्वर आया तो होगा क्या, व्यंजन ही होगा। तो वागीस हो जाएगा, वागीस। ये बड़ी ई की मात्रा सीधे इस गौ में लगी, वागीस। अब कौ का यहाँ गौ हो जाता है। सट, देखो सट के नीचे भी क्या लगी हुई है, हलंत लगा हुआ है। तो इस हलंत की वजह से ये टो स्वर न रह करके क्या हो गया, सीधे व्यंजन। और व्यंजन के बाद मुख ऊ आया तो ये क्षण मुख हो गया, टो का अणो हो गया। सत धन जन, सज्जन हो गया। अब ये कौ का गौ, टो का अणो, तो का जो कैसे हो गया। अगर इसको अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें, तो मैं इसको डिटेल में, जैसे मैंने स्वर संधि समझाई है उस प्रकार से डिटेल में आपको समझा दूंगी। नहीं तो आप ऐसे समझ जाना कि व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आवे तो उसको क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन वो शब्द होते हैं जो हलंत होते हैं और उसके बाद कोई भी आए तो वो व्यंजन संधि हो जाएगी। अब विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर और व्यंजन आवे तो विसर्ग संधि में जो विकार होता है वो विसर्ग संधि होती है। कैसे, जैसे तपोह धन बल, तपोह ये क्या हो गए, इनको विसर्ग बोलते हैं। तो तपोह, तब विसर्ग के बाद बल क्या आया, व्यंजन या स्वर जो भी आए तो तपोबल, ऐसे भी तपोबल आ सकता है। और पीछे से विसर्ग, अगर तपोबल लिखा होगा तो ये भी विसर्ग संधि है और अगर तपोबल लिखा होगा तो ये भी क्या है, विसर्ग संधि है।
तब आपने अगर समझ में नहीं आए कि तपोबल ये विसर्ग शब्द दिया होगा कि ये इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो तब आपने इन शब्दों को अलग करना है। तपोह इनको कैसे कैसे करोगे, तपोबल को तप बल थोड़ी ना करेंगे, तप धन बल करेंगे तो तपोबल कैसे हो जाएगा, तो तपोह धन बल करेंगे तो तपोबल हो जाएगा। तो ये अलग अलग करने पर पता आपको चल जाएगा। पयोधन धन पयोधन, प्रातः धन काल, प्रातः काल कहीं पे ऐसे लिखा होगा तो वो भी विसर्ग संधि हो जाएगा, और प्रातः काल ऐसे लिखा होगा तो विसर्ग संधि। अधो धन पतन, अधो पतन ये विसर्ग संधि हो जाएगी, जहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आवे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो। अगर ना आए और डिटेल में विसर्ग और व्यंजन संधि को समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट शिक्षण वीडियो से पढ़ाऊँगी, और उसके बाद समाज पे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।